नमस्कार मित्रों, मैं उमेश पाठक, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय खेरथा से, जिला बालोद से। आज फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसाधन संरक्षण। भूगोल विषय में बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 1 में संसाधन एवं पर्यावरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। मूल रूप से हम जानते हैं मिट्टी, जल, वायु, खनिज, वन, ये हमारी संसाधनें हैं जिनको हमको उपयोग करने के लिए प्रकृति ने दिया है। और इन्हीं संसाधनों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, अपने विकास के लिए करते हैं, अपनी समृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन को सरल सुलभ बनाने के लिए करते हैं। आइए इस पर अध्ययन करते हैं। मानव सभ्यता का विकास भौतिक संसाधनों के उत्तरोत्तर व अधिकाधिक दोहन एवं उपयोग पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से हमने प्रकृति से जो लिया उसी के द्वारा ही हम अपने जीवन को आज इस स्तर पर ले आए हैं कि हमारा जीवन आज उच्च स्तर के जीवन पर पहुंच गया है। वास्तव में हमने इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग या दुरुपयोग दोनों हुआ है करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से आज हम अपने नियत स्थान पर पहुंचे हैं। मृदा, वन, जल एवं खनिज प्रमुख संसाधन हैं जिनका उपयोग मानव अपनी सुख सुविधा तथा विकास के लिए करता है। क्या आप जानते हैं विश्व में 1865 तक बहुमूल्य खनिजों को छोड़कर लगभग 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में लगभग 200 खनिज उत्पादित किए जा रहे हैं, जो बताता है कि मानव अपनी आवश्यकता के लिए नित्य निरंतर और भी प्राकृतिक वस्तुओं का विदोहन कर रहा है। दूसरी एक बड़ी सूचना, क्या आप जानते हैं 1750 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? मात्र 66 करोड़। मात्र 66 करोड़ 1750 में, जो सन 2000 में बढ़कर 6 अरब हो गई थी। और वर्तमान में ये लगभग 8 अरब के नजदीक पहुंच गई है। 8 अरब के नजदीक। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी बढ़ती हुई जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी, जनसंख्या विस्फोट के लिए भी हमको नित्य निरंतर प्रकृति का विदोहन करना पड़ रहा है, जिसमें कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण हम न केवल प्रकृति को, प्राकृतिक संसाधनों को, बल्कि अपने ही भविष्य को हम इसमें खतरे में डाल रहे हैं। वर्तमान भौतिकवादी विश्व में निरंतर बढ़ती आबादी के साथ संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सामंजस्य बनाना कठिन हो गया है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया, कहते हैं ना, मानव की इच्छाएं असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सीमित संसाधनों का कैसे विवेकपूर्ण उपयोग करें, ताकि संसाधन हमारे नित्य निरंतर हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते रहें और भविष्य के लिए भी उपयोगी बने रहें। वास्तविकता यह है कि उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण सदुपयोग के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से जो संसाधन हैं उनमें से बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त होने योग्य हैं, जो जल्दी समाप्त हो सकते हैं, सीमित हैं। तो ऐसे संसाधन भी हैं जिनका हम कोई दूसरा विकल्प उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको देखनी होंगी कि हम किन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से विवेकपूर्ण रूप से, कैसे उसकी महत्ता को ध्यान में रखते, उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयोग करें, ताकि वो आज भी हमारे उपयोग में काम आए और हमारे भविष्य के लिए भी वो उपयोगी साबित हो। आइए इसमें हम आगे पढ़ते हैं। संसाधन प्राप्त करने या उपयोग करने की प्रविधि, किस विधि से हम संसाधन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। पहला है संसाधन का निष्कर्षण। संसाधन निष्कर्षण से तात्पर्य है प्रकृति से, पृथ्वी से कच्चा माल के रूप में हम जो प्राप्ति करते हैं, वो पहला चरण कहलाता है संसाधन निष्कर्षण का। दूसरा है संसाधन रूपांतरण। कच्चा माल को उपयोगिता के अनुरूप रूपांतरित करना। जैसे हम खनिज आदि प्राप्त करते हैं, उन खनिज को प्राप्त करने के बाद अलग अलग शोधन विधि से हम उसका शोध करते हैं। शोध करने के पश्चात हमको अलग अलग धातुएं मिलती हैं और उसका उपयोग हम मानव जीवन में करते हैं। तो दूसरा है संसाधन का रूपांतरण करना। खनिज कच्चे माल के रूप में जो चीजें और जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, संसाधन प्राप्त होती हैं, उनका अपने उपयोग के आधार पर रूपांतरित करना। तीसरा है दूरी निवारक। कच्चा माल या रूपांतरित पदार्थ दोनों जिनका हम निर्माण कर चुके हैं, ऐसे दोनों पदार्थों को
परिवहन के माध्यम से, उचित परिवहन के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना जिन तक इनकी आवश्यकता है। तो उन तक पहुंचाने का तीसरा काम होता है दूरी निवारक का। चौथा होता है क्षेत्र संगठन प्राविधिकी। वास्तव में आर्थिक क्रियाकलाप के सघनता में वृद्धि का ये प्रयास है। जैसे आज के समय में हम औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किए हैं। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र हैं। कुछ छोटे औद्योगिक क्षेत्र हैं, कुछ बृहद औद्योगिक क्षेत्र हैं, कुछ स्पेसिफिक विशेष निर्माण करने वाले औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो उनका निर्माण करना ताकि संसाधनों का रूपांतरण हो सके, उनका वितरण हो सके, तो ये चौथा चरण कहलाता है क्षेत्र संगठन प्राविधिकी। तो ये 4 प्रकार से हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। निश्चित रूप से हम जानते हैं और इस बात को हम बार बार पढ़ते हैं कि हमारी इच्छाएं असीमित है और संसाधन सीमित है। ऐसे स्थिति में संसाधनों का संरक्षण करना ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है। दूसरा कोई विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वाइटेकर एक महोदय हुए, उन्होंने बताया कि 3 कारणों से हमको संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। पहला, तीव्र जनसंख्या विस्फोट। मैंने आपको बताया कि 1750 में हमारी जनसंख्या कितनी थी और वर्तमान में लगभग हम 8 अरब हो गए हैं। इस तेज गति से जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई तीव्र जनसंख्या के उपयोग के लिए, उपभोग के लिए उपयुक्त संसाधन रह पाए, इसके लिए हमको चाहिए कि हम संसाधन का संरक्षण करें। दूसरा, औद्योगिक क्रांति। वर्तमान में विश्व के सभी देशों में लगभग औद्योगिक क्रांति की स्थिति है। हर देश उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, अधिकाधिक औद्योगिक विकास हो रहे हैं। औद्योगिक विकास के आधार पर ही आज विश्व के विभिन्न देशों का मानदंड तय हो रहा है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक क्रांति संसाधन संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम औद्योगिक क्रांति से नित्य नए निर्माण, नए प्रकार की वस्तुओं के निर्माण, रूपांतरण, ये सब कर रहे हैं। कच्चे माल का अविवेकपूर्ण दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि हम औद्योगिक क्रांति को भी वैज्ञानिक विधि से करें और विवेकपूर्ण करें, ताकि संसाधनों के संरक्षण भी हो सके और हम उसका अभिष्टतम उपयोग भी कर सकें। तीसरा है अत्यंत भौतिकवादी जीवन स्तर। वर्तमान समय में हमारे सबके जीवन स्तर का जो फ्लो है, कहा जाए, वो अलग हो गया है। अब हम अलग तरह से जीवन जी रहे हैं। अधिकतम भौतिकतावादी होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं हम सारे वस्तुओं का उपयोग करें, उपभोग करें, ताकि हम अधिक से अधिक सुख सुविधा प्राप्त कर सके। परंतु सत्य ये है कि हमको संसाधनों का उचित, विवेकपूर्ण और अभिष्टतम उपयोग करना पड़ेगा, ताकि संसाधन भी बचे रह सकें और भविष्य के लिए भी हमारा एक रास्ता तय हो कि हम संसाधनों के सदुपयोग करते करते अपने जीवन को बेहतर बनाएं और दूसरों के लिए भी उन संसाधनों का उपयोग बचाए रखें। उक्त तीनों कारणों से जैव अजैव संसाधन नष्ट हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमने बहुत सारे जगहों पर ऐसी स्थितियां ला दी हैं कि वहां पर स्थिति बहुत खराब है और निरंतर उनका ह्रास भी हो रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे कृषि में भी उत्पादन का स्तर अलग हुआ। क्वालिटी के बजाय हमने जब क्वांटिटी पर ध्यान दिया, तो हमको क्वालिटी से समझौता करने के कारण कुछ मात्रा में कुछ अच्छी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसके कारण भी बहुत सारे स्थितियां निर्मित हुई। वर्तमान स्थिति का कारण भी हमारा स्वेच्छाचारिता है। आज जो हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, आज विश्व में, आज पूरे संपूर्ण विश्व में एक बड़ी समस्या कोरोना वायरस के रूप में आई है। तो वो वर्तमान स्थिति भी हमारी स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता की प्रवृत्ति के कारण ही है। हमने प्रकृति को अपने कब्जे में लेना चाहा और इसी के कारण आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम किसी भी प्रकार के बड़े प्राकृतिक आपदा को झेल पाने में कठिनाई हो रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधन संरक्षण का अर्थ किसी देश काल में प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव जीवन के विकास के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। मूलतः हम ये सोचते हैं संसाधन संरक्षण मतलब कुछ चीजों का उपयोग करें, कुछ चीजों का उपयोग ना करें। ये तो एक सरल तरीका है जिसको हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, पर वास्तव में ये है कि जो हमारे देश काल में जो प्राकृतिक संसाधन हमारे उपलब्ध हैं और मानव जीवन के विकास के लिए जो आवश्यक हैं, इन दोनों के मध्य ऐसा सामंजस्य स्थापित करें कि हमको संसाधनों का उपयोग भी करते बने
और वो सुरक्षित भी रहें, अभिष्टतम उपयोग जिसको हम कहते हैं, इस तरह का हमको सामंजस्य स्थापित करना होगा। दूसरा है संसाधन संरक्षण से तात्पर्य विभिन्न संसाधनों का अभिष्टतम उपयोग करना है। अभिष्टतम मतलब उसका अधिकाधिक उपयोग हो, इतना उपयोग हो कि वो संपूर्ण रूप से उसका, हम एक तरह से कहते हैं ना कि उसके सारे वस्तुओं का संपूर्ण रूप से उपयोग, ताकि किसी भी प्रकार का जो चीज है वो अंततः उसका रिसाइकल होकर भी उपयोग हो जाए। यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से वो अभिष्ट संसाधन जो है वो निरर्थक ना जाए, तो हमको उसको अभिष्टतम उपयोग करना चाहिए। संसाधनों की उपयोगिता एवं उपलब्धता के आधार पर विवेकपूर्ण सदुपयोग भी संसाधन संरक्षण कहलाता है। निश्चित रूप से हम जानते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास कम संख्या कम मात्रा में होती है, घर में भी हम घरेलू यूज में जब कोई चीजें देखते हैं कम मात्रा में है, तो हम क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा कम कम उपयोग करो ताकि वो थोड़ा सा लंबा चल सके, ज्यादा समय तक चल सके। यही स्थिति हमारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी है। हम उसको ऐसा उपयोग करें कि उसका उपयोग भी हो और आने वाले कल के लिए भी वो संरक्षित हो सके, सुरक्षित रह सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका उसी तरह से उपभोग कर सके जैसे हम उपभोग कर रहे हैं। उसके बाद है योजना निर्माण कर संसाधनों की जानकारी रखना, उपयोग करना, संरक्षित करना भी संसाधन संरक्षण होता है। निश्चित रूप से हम जैसे अपने घर का बजट बनाते हैं, बजट बनाकर उन चीज़ों के अनुरूप, बजट के अनुरूप हम वस्तुएं खरीदते हैं, फिर उसका मासिक रूप से हर माह उसका उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद हम उसका लेखा जोखा भी रखते हैं। ठीक यही प्रक्रिया हमको संसाधनों के लिए भी रखना है। हमको संसाधनों की जानकारी रखना है, हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं, उनकी कितनी मात्रा हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर हम उसका उपयोग करें और उपयोग करने के बाद हम उसका संरक्षण भी करें, ताकि इन फ्यूचर उसका उपयोग संभव हो सके। तो संसाधन संरक्षण मूल रूप से जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका और हमारे जीवन स्तर जिसको हम मानव विकास कहते हैं, उन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके काम करना है, तभी संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। आइए आगे पढ़ते हैं। संसाधन संरक्षण के नियम। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें हमको संसाधन संरक्षण कैसे किया जाना है उसका विवरण दिया जा रहा है। हम पढ़ते हैं संसाधन संरक्षण के नियम। पहला नियम कहता है कि वातावरण के तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंध के सिद्धांत को बताता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट इंटर रिलेशनशिप। वास्तव में ये है क्या, इसके अंतर किसी भी देश, प्रदेश, क्षेत्र विशेष के संपूर्ण संसाधनों का ज्ञान हो, जिसमें मात्रा, विशेषता आदि की जानकारी व पूर्ण लेखा जोखा हो। पहला चीज क्या क्या बातें, किसी देश, प्रदेश या क्षेत्र की, हम सभी चीजों को लेते हैं ना, संपूर्ण संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए कि उस स्थान पर कितने कितने क्या संसाधन है। वन संसाधन है तो कैसे हैं, खनिज संसाधन है तो उनका कैसा है, क्या मात्रा है, कितनी मात्रा में है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब का पूर्ण लेखा जोखा होना चाहिए। जब हमारे पास पूर्ण लेखा जोखा होगा तब हम उसका ज्यादा बेहतर ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि हमको जब जानकारी होगी कि हमारे पास कौन से संसाधन कितने मात्रा में है, तब हम उसका अभिष्ट उपयोग कर सकते हैं। तो संपूर्ण लेखा जोखा होना चाहिए देश, प्रदेश, क्षेत्र सभी का, ताकि हम उसको उसके स्तर से उपयोग कर सकें। वातावरण के तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए किसी भी संसाधन का उपयोग विचार कर होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं वो भी इसलिए है कि हमने प्रकृति के साथ काफी छेड़छाड़ किया, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया और अधिकाधिक अपने लाभ, अपने हित, आर्थिक हित को देखते हुए हमने क्षति पहुंचाई, ह्रास किया, उसके कारण हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं। तो वास्तव में वातावरण के तत्व जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, जिसको इंटर रिलेशनशिप कहा गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी संसाधन का उपयोग बहुत सोच समझकर और विचार करके किया जाना चाहिए। इसका उदाहरण है वन संसाधन और मृदा। वन और मृदा एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। जब वन की कटाई होती है, वृक्षों की कटाई होती है, तो उस स्थान पर मृदा का कटाव शुरू हो जाता है, मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, और उसी के फलस्वरूप एक समय ऐसा आता है जब वो स्थान मरुस्थली हो जाता है। तो हम इसका संबंध देख रहे हैं, अंतर संबंध
कैसे वन और मिट्टी का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वृक्ष मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हम वन को काटते हैं तो मृदा भी प्रभावित होती है, जब मृदा प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से मानव जीवन भी प्रभावित होगा, क्योंकि इसी मृदा पर हम कृषि करते हैं, अपने लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से ये वातावरण के तत्व पारस्परिक रूप से एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। पहला सिद्धांत कहता है उनके अनुसार उसका उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है संसाधनों को आर्थिक मूल्य के आधार पर उपयोग करें, परंतु कम मूल्य वाले संसाधन को भविष्य की तकनीकी सुधार के लिए भी संरक्षित रखें। निश्चित रूप से हम वर्तमान में होता क्या है, हम आज जो संसाधन हमको ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, ज्यादा जरूरी लगते हैं, उन संसाधनों का उपयोग तो कर रहे हैं, परंतु उनके साथ कुछ संसाधन और जिसको हम गौण संसाधन कहते हैं वो जुड़े होते हैं, मिलते हैं, उनके साथ सब्स्टिट्यूट के रूप में मिलते हैं। हम क्या करते हैं, वर्तमान में हमारे लिए जो ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है उस संसाधन का उपयोग कर लेते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। इससे होता क्या है कि वो गौण जो संसाधन है जिसका उपयोग किया जा सकता था वो छूट जाता है और उसका दुरुपयोग होता है। हम वो प्रकृति में हम उसको छोड़ देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इससे हमको उस संसाधन के लाभ से वंचित होना करता है। समय ऐसा है कि विज्ञान लगातार नया नया प्रगति कर रही है, नए नए आविष्कार कर रही है, और ऐसे आविष्कार करने के समय में आज जब एक संसाधन का उपयोग करने की शक्ति हमारे पास है या हमने उसका आविष्कार कर लिया है जिसके माध्यम से हम किसी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो गौण संसाधन है उसका उपयोग भविष्य में तकनीकी सुधार के साथ किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमको गौण संसाधन को भी संरक्षित रहना चाहिए ताकि हम जो अभिष्ट संसाधन है उसको निकालें। गौण संसाधन का उपयोग हम तब करें जब हमारे पास उसकी तकनीकी सुधार हो जाए। जैसे एक समय हम लिग्नाइट कोयले का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि उसका उपयोग हमको आता नहीं था या हमारे पास वो वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी जिसके आधार पर हम उसका उपयोग कर सके। वर्तमान समय में देखिए लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युत गृह बन गए हैं, बाड़मेर में, तमिलनाडु में। तो होता यह है कि हम जिन संसाधनों को गौण संसाधन समझकर छोड़ देते हैं, उपयोग नहीं करते हैं या दुरुपयोग हो जाता है जो, उसका भी उपयोग भविष्य में किया जा सकता है अपनी तकनीकी में सुधार के कारण। तो दूसरा जो नियम है वो यही कहता है कि अधिक मूल्य वाले संसाधनों का उपयोग तो करें, परंतु कम मूल्य वाले या उनसे संबंधित गौण संसाधनों का भी हम दुरुपयोग ना करें, उनको नष्ट ना करें, उनको संरक्षित रखें, ताकि भविष्य में जब हमारे पास उसके उपयोग के लायक जो संसाधन है या जो पद्धति है, तकनीक है, वो आ जाए तो हम उसका भी उपयोग कर सकें और हमारा भविष्य संसाधनों के साथ जुड़ा रहे। तीसरा नियम कहता है संसाधनों को समुन्नत करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे मृदा संरक्षण के लिए वनीकरण बढ़ाना, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना। निश्चित रूप से हमारे पास दो ही माध्यम है, हम संसाधनों का अभिष्ट उपयोग करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें, और दूसरा चीज है कि हम उनको संरक्षित करने का, समुन्नत करने का, बढ़ाने का प्रयास करें। बढ़ाने का प्रयास से तात्पर्य है हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, संरक्षण का ध्यान रखें। जैसे मृदा संसाधन है, हम मृदा का उपयोग तो कर रहे हैं, पर क्या उसके संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं? संरक्षण के प्रयास कैसे होंगे? जैसे अधिकाधिक भूमि जब वन से ढकी होगी तो मृदा का संरक्षण होगा, मृदा का कटाव नहीं होगा। जहां कृषि करते हैं, कृषि भूमि, उस कृषि भूमि में भी हम चाहें तो जैविक कृषि का उपयोग करके मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। जैविक कृषि हमारे भारत के मूल है, आधार रही है। हमने गोबर खाद के द्वारा काफी लंबे समय तक कृषि का कार्य किया है। ऐसे खाद का उपयोग करके कम से कम रासायनिक उर्वरक उपयोग करें, कम से कम कीटनाशकों का उपयोग करें, तो इस पद्धति से हम मृदा संसाधन को बढ़ा सकते हैं। जल संसाधन है, जल संसाधन को हम प्रदूषण से बचा सकते हैं, तो कोशिश करें हम उसके प्रदूषण से बचाएं, हम उसका न्यूनतम उपयोग करें, जितना जरूरी है उतना उपयोग करें। तो इस तरह से तीसरा नियम कहते हैं कि संसाधनों को समुन्नत करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। चौथा है सीमित और अप्राप्य संसाधनों का पूर्ण वैज्ञानिक विधि से तथा अति अनिवार्य कार्यों में सदुपयोग किया जाना चाहिए। बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिनका उपयोग हमको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये संसाधन बहुत सीमित है और अप्राप्य है। जो संसाधन बहुत सीमित मात्रा में होते हैं या अप्राप्य होते हैं,
ऐसे संसाधनों का भरपूर वैज्ञानिक विधि से और विवेकपूर्ण विधि से उपयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से शीघ्रता से नष्ट होने वाले हैं। अब ऐसे नष्ट होने वाले संसाधनों का उपयोग हम अपने जीवन में इस तरह से करें कि उसका निरंतर हमारे जीवन में और आने वाले भविष्य में भी वो बना रह सके। ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि हम अति अनिवार्य कार्यों में ही उसका सदुपयोग करें और संरक्षित करते हुए उपयोग करें, ताकि वो हमारे जीवन में ज़्यादा उपयोगी हो, भविष्य के लिए ज़्यादा उपयोगी हो और संरक्षित संसाधन जो है वो संरक्षित भी बने रहे।